Hello everyone, welcome back to my channel. I am Tulip and I secured All India Rank 3K in UTG 2025. So this is the most requested video ever. When is the class 11th video coming? Class 11th की वीडियो बनाओ, नी 2027 वीडियो कब आएगी? Oh my god, इतने सारे कमेंट्स आए थे आपके एंड मुझे टाइम इसलिए भी लग गया बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन इट. मैं आपके लिए इतनी स्ट्रेटजी बनाई थी, कुछ टेक्निक सोच रही थी, कुछ तो थोड़ा इसमें टाइम लग गया. But here we are. Okay, so without any further delay, let's get started. So, अभी आप almost 11th class, अभी आप 11th क्लास में हैं. तो जैसे कि अगस्त चल रहा है, आपके मिड टर्म या मिड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे. Your almost half syllabus of 11th class is almost complete. So I am saying this because you are almost familiar with half of your syllabus. जैसे आप अभी 12th के सिलेबस से फैमिलियर नहीं हो, आगे जो सिलेबस है उससे नहीं, ठीक है. तो आपको अभी यूनिट डायमेंशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, ये सब जो सिलेबस है स्टार्टिंग के, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लिविंग वर्ल्ड, इन सब से आप फेमिलियर हो और आपकी इतने वीक नहीं होंगे, ठीक है. तो एक और बात मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल. एज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल. ओके, सो कभी ये मत सोचना कि आपका काम अगर रह गया तो हो ही नहीं पाएगा, या आपकी 11th के ये सिलेबस आपको नहीं आते, अगर या आपका सिलेबस छूट गया, आपकी 11th वेस्ट होने वाली है, तो देखो कोई चिंता करने की बात नहीं है. वी कैन स्टिल डू इट एंड वी कैन स्टिल कवर इट. आपका नीट 2 मई 2027 को है, आपको पता ही होगा. टेंटेटिवली है, अब पता नहीं क्या पता डेट चेंज हो या ना हो, बट दिस इज द डेट टिल नाउ दैट वी नो अबाउट. ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है अभी? You have 1 year and 9 months left, almost 21 months. देखो, 1 साल एंड 9 महीने, ये टाइम काफी कम भी नहीं होता और काफी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है. दिस इज अ वेरी परफेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम. आप इसमें अपना पूरा काम, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो. और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इतने 6 महीने, कितने महीने वेस्ट कर दिए, अब तो मेरी 11th रह जाएगी, ये सिलेबस होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर इन 11th क्लास एंड 11th क्लास का टाइम एक गोल्डन टाइम होता है. 11th क्लास में आपको बस जितना फ्री टाइम और आपको जो भी टाइम मिलेगा ना, ये 12th में नहीं मिलेगा. बिकॉज 12th छोटी सी क्लास लगती है कि 12th बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है हमें. फिर बोर्ड्स आ जाते हैं, फिर बोर्ड्स के बाद लास्ट महीने में जब नीट आ रहा होता है, मुझे ही पता है मैंने कितनी मुश्किल से दिन रात काम करके मुश्किल से सिलेबस को अपना कवर किया था. सिलेबस इतना फैल जाता है 12th में, तो आपको ऐसा नहीं करना. आपको 11th से फोकस होके, अभी आपके पास टाइम है, फोकस होके अपना काम खत्म करना है, ठीक है. तो मोटा मोटा तो ये है कि 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगी नीट के पेपर में. 120 मार्क्स की केमिस्ट्री, 180 मार्क्स की फिजिक्स, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री एंड 360 फॉर बायोलॉजी. ओके, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है, स्टूडेंट बता दिया. सो सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं. मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि फिजिक्स से ही स्टार्ट करो अपनी तैयारी. वाई? बिकॉज फिजिक्स नीड्स टाइम एंड इट नीड्स प्रैक्टिस, इट नीड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस. फिजिक्स को देखो, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे ना, वो चैप्टर्स आपके फिजिक्स के स्ट्रांग होते जाएंगे. और मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी, कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजे आते थे. मैं पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी, तभी मेरी फिजिक्स स्ट्रांग इतनी बन गई थी, ठीक है. तो अब चैप्टर्स 14 हो गए हैं, पहले 15 होते थे. फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर कट हो गया है, वैसे उससे कोई क्वेश्चन आता भी नहीं था, ठीक है. तो फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग. ये आपका सिलेबस है. यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, rotational motion, gravitation, solid, fluid, thermal properties of matter, thermodynamics, KTG, oscillation and wave. ये सारा आपका सिलेबस है 11th की फिजिक्स का, आपको पता ही होगा, ठीक है. ऑलमोस्ट आपका शायद हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या फिर होने ही वाला होगा, ठीक है. नो इश्यू फॉर दैट, ठीक है. तो ये सब आपका जो यूनिट मोशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, ये सब तो आपको आते ही होंगे, नहीं भी आते तो आ जाएंगे. ये मेरे को भी ऐसा लगता था कि मुझे नहीं आता, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी मेरा वीक है. तो फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो चैप्टर इतने इजी हो गए कि मेरे फेवरेट चैप्टर्स हो चुके थे ये सारे 11th के. ये सच में बहुत इजी है. आप उसे सॉल्व करोगे ना,
मैं आपको बता रही हूँ टेक्निक कैसे, तो आपको खुद वो इतने इजी लगेंगे, इतना मजा आएगा सॉल्व करके कि आप बस फिजिक्स ही करते रहोगे पूरे दिन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। बहुत बच्चों ने मुझे पूछा था कि दीदी हमें सीक्वेंशियल वे में बताओ कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें, कितना करें। तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से करना और ध्यान से इसको फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू इज रीड योर नोट्स। वाई? बिकॉज ठीक है, आपके जो भी टीचर्स ने नोट्स बनाए होंगे, आप कोचिंग में जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, या आपने ऑनलाइन वीडियो देख के बनाए हैं, आप जैसे भी आपने कुछ तो नोट्स बनाए ही होंगे अपने, और नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, यू कैन गो टू द सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स तो सबके पास ही होते हैं। रीड योर नोट्स, अपने नोट्स पढ़ो, क्योंकि उसमें आपकी थ्योरी पोर्शन, डेफिनेशन वगैरह सब मोटा मोटा कवर हो जाता है। उसमें फॉर्मूलेज कवर हो जाते हैं, सारे फॉर्मूलेज आपके सर, मैम, सारे टीचर्स आपको लिखवा ही देते हैं, एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी वो कराते हैं क्लास के दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर। आप आज वीडियो देखने के बाद अपना काम शुरू करने वाले हो। जैसे आपने शुरू किया लॉज ऑफ मोशन से, आप लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करना चाहते हो, वो आपको चैप्टर नहीं आता, या बेसिकली आपका करंटली जो भी चैप्टर चल रहा है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप उस चैप्टर से स्टार्ट करो जो आपका करंटली चल रहा है क्लास में। ग्रेविटेशन चल रहा है, सॉलिड चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, जो भी आपका चैप्टर अभी चल रहा है ना, उससे स्टार्ट करो। देखो, भूल जाओ, जो भी पीछे रह गया ना उसे थोड़ी देर रोको। जो भी चैप्टर चल रहा है ना उसको मत छूट जाने दो। अगर वो भी रह गया ना तो बहुत पाइलअप होता जाएगा काम। अभी जो चैप्टर चल रहा है ना उससे स्टार्ट करो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जो चैप्टर अभी चल रहा है उससे करोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि टीचर अभी वो क्लास में करा रहा होगा, तो आप उसी को पढ़ोगे ना तो वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको जो भी चल रहा है आप उससे स्टार्ट करो। अपने नोट्स पढ़ो, बन गए होंगे या बन रहे होंगे या वटेवर, अपने नोट्स से स्टार्ट करो। पूरा उन्हें पढ़ो बैठ के। कैसे पढ़ना है मैं आपको ये बता रही हूँ। पढ़ो बैठ के अपने नोट्स को, याद करो, जो क्वेश्चंस बीच में आए उनको सॉल्व करो, जो भी है अच्छे से याद कर लिया। आफ्टर डूइंग दैट, रीड योर मॉड्यूल। आपके पास मॉड्यूल होंगे, कोचिंग में जाते होंगे, आपके जैसे भी मॉड्यूल होंगे। अगर आपके मॉड्यूल नहीं है, आप कोचिंग नहीं जाते, तो यू कैन रीड एनसीईआरटी। ये क्यों है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है? थ्योरी पोर्शन के लिए। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं नीट में, और आते भी थे, बहुत आते हैं, और वो सारी एनसीईआरटी की ही लाइंस होती हैं, और मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी की ही लाइंस होती हैं, कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा होती हैं। तो रीड योर मॉड्यूल, डू योर एनसीईआरटी, इनको पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद आपको पूरे चैप्टर का एक रफ आइडिया हो जाएगा, आपको सारे फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे। उसके बाद मॉड्यूल और एनसीईआरटी को रीड करो। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस दैट केम बिटवीन इन द चैप्टर्स। मॉड्यूल पढ़ते बीच में कुछ एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी में बीच में एग्जाम्पल्स आते हैं, उनको सॉल्व करो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल फिजिक्स से बहुत डिफिकल्ट है, वो सॉल्व नहीं होते, एंड इट इज ट्रू, मुझसे भी नहीं होते थे, एंड कम्प्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। आपसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कोशिश करोगे उससे और ज्यादा डिटेल में समझने की, ये कैसे हुआ। सॉल्व नहीं हो रहा तो उसका सोल्यूशन पढ़ो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सोल्यूशन दिए होते हैं, पढ़ो, पूरी कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ आ रहा, देन यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत बच्चे नहीं पूछते कि टीचर हमें जज करेगा, हमें बोलेगा तुम्हें इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आता। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ फील मत करो। अगर ऐसा है भी, अगर सच में आपका मजाक उड़ा भी देंगे तो उड़ा लेने दो। अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को क्लियर करने में ही आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए। कुछ मत सोचो कि टीचर मेरे बारे में ये सोचेगा, या मेरा मजाक उड़ाएगा, या मुझे एक्सप्लेन नहीं करेगा। जाके पूछो तो, और अपना डाउट क्लियर करके ही वापस आओ फिर। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स बता देते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर कर भी देते हैं डाउट्स। आप बस मन में डरते रहते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपने डाउट्स को क्लियर करो। अगर नहीं हो रहे सॉल्व तो उन्हें पूछो, या फिर अगर आप कोचिंग वगैरह या स्कूल भी नहीं जाते तो ऑनलाइन सर्च करो उन्हें, गूगल लेंस पे आ जाते हैं सॉल्यूशंस, कहीं पे भी ढूंढने की कोशिश करो अपने आंसर्स। ठीक है, देन लास्ट स्टेप क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है। नोट्स पढ़ लिया आपने, मॉड्यूल कर लिया, एनसीईआरटी कर ली, बीच के एग्जाम्पल्स कर लिए, तो इससे आपका ना काफी चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाएगा। ये फोर्थ स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड दिस वाज माय फेवरेट स्टेप। मैं इसी का वेट करती थी कि एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस पे कब पहुंचूं। दिस इज अमेजिंग स्टेप।
और क्वेश्चंस बच्चे पूछे थे कैसे करें, वो भी सीक्वेंस में हमें बताओ। ठीक है, क्या करना है आपको, अपने मॉड्यूल अगर आपके पास हैं तो उन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस ही होते हैं पीछे, असाइनमेंट वगैरह, उनको सॉल्व करो क्वेश्चन को सॉल्व करो, रफ पे सॉल्व करो, आंसर देखो, नहीं हो रहा तो उसको मार्क करके आगे बढ़ो। एक बार तो पूरा सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ के मार्क करके आगे बढ़ते चलो। फिर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक बार एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज भी होती है ना, उसको भी देख लिया करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी को बच्चे बहुत ही इग्नोर करते हैं, मैं भी करती थी स्टार्टिंग में, बट मुझे बाद में पता चला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या फिर आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी क्वेश्चंस बैंक्स जो आपके पास हैं, कोई आपने बुक्स ले रखी हैं जो मैंने अपनी बुक लिस्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपके पास कोई बुक है, कोई क्वेश्चन बैंक है, कोई डीपीपीज हैं, उनको सॉल्व करो। उसके बाद एमटीजी की बुक है जैसे एस लोडोरा, एच सी वर्मा, जो भी आपकी बुक है उनको सॉल्व करो। थोड़ी बहुत उनमें जो थ्योरी होती है एक बार थोड़ी बहुत उसकी भी रीडिंग लगा लो, कि कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो मार्क कर लो, बाकी सब ज्यादा डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज सॉल्व करो, ठीक है, पीवाईक्यू जो है उनको सॉल्व करो। इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जैसे मैंने लिखी हुई थी लिस्ट लॉजिक गेट वगैरह की, तो वही क्वेश्चन आए थे सेम। लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन आया था और फ्लूइड से भी क्वेश्चन आए थे। मतलब क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो वो टॉपिक रिपीट जरूर होता है। तो आप ये देखा करो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया करो, मॉक टेस्ट वगैरह। ये मैं बहुत करती थी, ये पॉइंट मुझे बहुत ही फायदा करता था। जो भी आपके कोचिंग में या स्कूल में या मतलब जहां भी आप जाते होगे, या आपको कहीं से अपनी टेस्ट सीरीज मिल गई है, तो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करो। जैसे आप रोटेशन चैप्टर कर रहे हो, ये सब आपने स्टेप्स कर लिए, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आपके कोचिंग में कोई रोटेशन का टेस्ट हुआ हो, किसी और क्लास का टेस्ट हुआ, उसका पेपर लेके आ जाओ, उसको सॉल्व करो। कोई पिछले आपके बहन भाई या पिछले साल का कोई पेपर आपको मिल गया हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको कहीं से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर मिल गई है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सॉल्व करने बहुत जरूरी है, कि बिकॉज वो नीट के पैटर्न पे ही बनाते हैं, जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं। लास्ट पॉइंट इज दैट एट द एंड मेक अ फॉर्मूला एंड रिविजन शीट। ये बात मैं बहुत बताती हूँ, बट फिर भी ऐसा नहीं करते बच्चे। देखो, फॉर्मूला शीट, रिविजन शीट बनाओ। अभी आप 11th में हो, अभी तो टाइम है, क्योंकि बाद में तो आपको ऐसा लगेगा मैं रिवाइज कैसे करूं। ये क्वेश्चन मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि रिवाइज कैसे करूं मैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूला शीट, रिविजन शीट बनाओ, बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप देखो, ये सब पूरा चैप्टर आपने सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो लास्ट में दिन खत्म हो गया या अगले दिन आपको 2 दिन भी लग गए तो कोई बात नहीं। अभी आपके पास टाइम है, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। एक चैप्टर में 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं तो उसको खत्म जरूर करो, क्योंकि वो बाद में बहुत हेल्प करेगा। 12th में आप 11th नहीं कर पाओगे, टाइम नहीं मिलता। हमें लगता है कि अभी तो साल पढ़ा है, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट, रिविजन शीट बनाओ। जो आप फॉर्मूला रिपीट हुए, आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, आप करके देखो ऐसा, फिर मुझे वीडियो की कमेंट में आके बताना कि आप फिर बना पाए या नहीं। बिना करे आप पूछते हो कि फॉर्मूला शीट कैसे बनाए। आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर लिया ना, आपको खुद पता चल जाएगा ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया था, ये मुझे याद नहीं रहा, ये सब उसमें लिखना होता है। मैंने अपनी फॉर्मूला शीट पिछली वीडियो में दिखाई भी है, अगर आप देखना चाहो तो उससे भी आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके चैप्टर्स हैं, आप ऐसे इनको खत्म कर सकते हो। ये काफी इजी चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, ये वाले तो बहुत इजी हैं। रोटेशन थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे डिफिकल्ट लगा था, लेकिन वो भी, और ग्रेविटेशन तो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस वो कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं, उनको आपने याद कर लिया ना, उसके बाद तो हर क्वेश्चन कर पाओगे। सॉलिड भी छोटा सा चैप्टर है। फ्लूइड मुझे काफी मुश्किल लगता था। ठीक है, फिर थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी भी छोटा सा, बहुत छोटा चैप्टर है। ऑसिलेशन वेव भी अच्छे चैप्टर है, एक बार उनके कंसेप्ट क्लियर आप कर लोगे ना जब पढ़ो, जब भी क्लास में टीचर कराना, तो बहुत ध्यान से उसे सुनना और करना। ठीक है, तो ये फिजिक्स हो गई खत्म। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कि फिजिक्स कैसे करनी है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि हम फिजिक्स कैसे करें। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ये आपका सिलेबस है, ये सब कट एक्सक्यूज मी, ये सब कट हो चुका है, तो अच्छी बात है, ये इतने बड़े बड़े चैप्टर से कट हो गए, तो ठीक है ना। अब बस 10 चैप्टर बचे हैं, उन 10 चैप्टरों को अच्छे से करो। केमिस्ट्री छोटी सी कर चुका है एनटीए, केमिस्ट्री में कम चैप्टर्स हैं, बट क्वेश्चन तो उतने ही है ना, तो इन सब में से डिटेल में क्वेश्चंस आएंगे, तो इन बचे हुए चैप्टर्स को अच्छे से करो।
देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये फिजिकल का है। ये पीरियोडिक वाला इनऑर्गेनिक का है, बॉन्डिंग फिजिकल का, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन। इतने ही चैप्टर बचे हैं। ये बहुत इजी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये मॉडरेट से चैप्टर हैं। ये वो चैप्टर हैं दैट नीड टाइम। आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर आपके अच्छे हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, रीड एनसीईआरटी। इसमें आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होती है और फिजिक्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजिक्स की तो ऐसी एक बार पढ़ ली, ठीक है, देख लिया क्या क्या है, बट केमिस्ट्री की बायो के करीब ही होती है, बायो से थोड़ी कम बट फिजिक्स से ज्यादा। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की पढ़ो, जो भी आपने चैप्टर स्टार्ट किया। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स सोचा, थर्मोडायनेमिक्स आज कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर अपने नोट्स पढ़ो। उसके बाद नोट्स पढ़ो, जो भी उसमें था, फॉर्मूले, थ्योरी, सब कुछ याद करो, सॉल्व करो। आफ्टर डूइंग दैट क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं? सबसे पहले मॉड्यूल से करने हैं, ठीक है, मॉड्यूल से करने हैं। मॉड्यूल अगर है आपके पास, अगर नहीं है तो आप यू कैन डू यूज अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। एमटीजी की बुक करनी है, वो भी अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है। अगर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। वैसे एमटीजी एनसीईआरटी फिंगरटिप्स अच्छी बुक है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करनी है। ये बहुत लोग नहीं करते, काफी हिडन सी बुक है ये, बट इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आई हैव टोल्ड दिस 100 टाइम्स। अरिहंत की बुक है, अगर आपके पास वो कर सकते हो। मैंने तो केमिस्ट्री की बुक लिस्ट दिखाई थी, बहुत सारी बुक्स थी मेरे पास। एंड आप पीवाईक्यू, ये तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करना। जो भी आपके कोचिंग में टेस्ट होते हैं, किसी और बैच के होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, स्कूल में होते हैं, किसी ट्यूशन भी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को सॉल्व करो। सॉल्व हो चुके हैं, कोई पुराना टेस्ट है उस चैप्टर का तो उसको भी उठा के लाओ और सॉल्व करो। फिर फॉर्मूला शीट और रिविजन शीट बनाओ, रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, तो बायो पे आते हैं। बायो के अब है 19 चैप्टर्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये 11th के चैप्टर्स हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, कौन सा था, ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल न्यूट्रिशन, ये सब कट हो गया है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ है, ये जूलॉजी के हैं सारे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये अच्छे चैप्टर हैं। ये वाले काफी वेटेज वाले चैप्टर हैं, बढ़िया हैं। और ये जो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, ये थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगते थे। एंड बायो इज वेरी वेरी इजी इफ यू फॉलो दी स्टेप्स दैट आई एम टेलिंग यू। बायो एक बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हो। बायो अगर ध्यान से और बार बार आप रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी को बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ो, आप ये सच में बायो में बहुत अच्छा। बायो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। बायो तो मतलब बहुत इजी भी है, अगर आप ना पढ़ो तो बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है। तो मेक इट वेरी इजी फॉर यू बिकॉज इट इज वेरी इजी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बायो में एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने इतनी ज्यादा बार पढ़ी थी। नीट के लास्ट मंथ में भी ना मैंने 3-4 दिन बैठ के कुछ नहीं किया था, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, कुछ नहीं किया था। और मुझे लगा था टाइम वेस्ट हो रहा है, बट नहीं, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई डिड। बायो करने के लिए ना एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से अपना चैप्टर करो, जो भी पढ़ रहे हो, सेल साइकिल कर लो, एनसीईआरटी से पढ़ो बहुत, तभी एनसीईआरटी से करके आपका चैप्टर कवर हो ही जाएगा, मान लो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रीड एंड डू एमटीजी। एमटीजी की जो बुक है वो मैं करती थी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, मेरे पास थी, मैंने बायो की बुक लिस्ट में मैंने बताया है। तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो करती थी, उसको पढ़ो। उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, एनसीईआरटी के पॉइंट होते हैं, एनसीईआरटी रिवाइज हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, आप उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद एमटीजी की बुक से आप एक चैप्टर कर लोगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जो भी होता है, और मॉड्यूल को आप पढ़ भी सकते हो। ये करने के बाद ना एनसीईआरटी एमटीजी करने के बाद ना एक काम करो, मॉड्यूल को पढ़ो भी और उसके क्वेश्चन करो। बच्चे पूछ रहे थे मॉड्यूल में बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है, मैनेज नहीं हो पाता, क्या वो पढ़ना जरूरी है? तो बहुत जरूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सारे मॉड्यूल्स अपने, या जो भी नहीं पढ़ा था, मॉड्यूल इतने जरूरत नहीं होते, बट स्टिल
पढ़ लो तो बेटर है। अभी आप 11th में हो, अभी तो आपके पास टाइम है, इतना है कि आप मॉड्यूल भी पढ़ सकते हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो उन्हें प्लीज रीड कर लो एक बार, क्योंकि अब थोड़ा पेपर डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मॉड्यूल्स एक बार रीड कर लोगे ना तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने मॉड्यूल भी क्वेश्चन सॉल्व तो करना है ही, जो भी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा दिया है वो तो याद करना ही है, बाकी रीडिंग भी एक बार लगा ही लो, नो हार्म इन दैट, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, बायो के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा आता था तो वो रिपीट भी हो सकता है, तो वो तो करो, कम से कम वो तो करना जरूरी है। जो पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा है ना वो तो जरूर करो, 10, 20, 30 ईयर्स तक के बेशक करो, नो प्रॉब्लम। और मॉक टेस्ट हर मैंने बार बार बता चुकी हूँ, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने जरूरी है। आफ्टर डूइंग ऑल दीज 4 स्टेप्स रीड एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ो, ओके, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आए थे। मार्क ऑल द क्वेश्चंस, हाईलाइट कर लो उन क्वेश्चन को, मार्क कर लो कि ये आए थे, ये टेस्ट सीरीज में आए ये, या इस साल आए, प्रीवियस ईयर खुद मार्क करो अपनी बायो की एनसीईआरटी में। और जो डाउट्स आए, जो सॉल्व नहीं हुए, क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम एनसीईआरटी फर्स्ट। जो आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए होंगे ना वो एनसीईआरटी में ही होंगे, देखना, क्योंकि हमारे माइंड से वो बातें स्किप हो जाती हैं। एक बार एनसीईआरटी दोबारा पढ़ो और उन डाउट्स को क्लियर करो एनसीईआरटी में से ही। फिर भी अगर नहीं होता, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो आस्क योर टीचर्स, टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। टीचर से आस्क करो या ढूंढ लो, सर्च कर लो, यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम एनीवन, ओके। एंड आफ्टर दैट मेक अ रिविजन शीट फॉर डिफिकल्ट पोर्शंस ओनली। मैं नहीं कह रही सब चैप्टर्स की बनाओ, नहीं कह रही मैं ऐसा, सिर्फ डिफिकल्ट चैप्टर्स की ही बनाई थी मैंने भी। जैसे एनिमल किंगडम की मैं आपको दिखाई थी कल, वो बनाई थी, आप एनिमल किंगडम की बना सकते हो, या फिर जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम्पल लिखिए एनिमल किंगडम की एक जगह, रिविजन में ऐसा नहीं हो, या फ्रॉग और अर्थफॉर्म उनकी बना सकते हो। वो एनसीईआरटी से थोड़ा रिवाइज करना पढ़ना डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है एनसीईआरटी में, याद नहीं रहता वो, तो उसकी शीट बना सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एड न्यू एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू योर एनसीईआरटी, ओके। जो एनसीईआरटी में साइड में स्पेस होता है उसमें उन पॉइंट्स को ऐड करो जो जो नए थे, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। मैं तो यही कमेंट करूंगी कि आप बार बार रिवीजन एनसीईआरटी से ही करो, रिवीजन शीट्स बना लो जो डिफिकल्ट है, वो भी जरूरी होती है ऐसा नहीं है, बट बाकी सभी चैप्टर्स को ना आप एनसीईआरटी से ही बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी से बार बार पढ़ के ही हो पाएगा चैप्टर। तो ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दीज स्टेप्स योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू विल, देखो आप प्लीज ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपना एक चैप्टर पूरा करके मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको सच में बहुत फायदा मिलेगा इससे, और मुझे खुद मिला था, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इससे चैप्टर सच में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक सब सब्जेक्ट्स के लिए टिप्स देना चाहूंगी कि रिवाइज ऑल द चैप्टर्स यू हैव डन फ्रॉम रिविजन शीट्स इन एनसीईआरटी बाय फॉलोइंग 1, 3, 5, 7 टेक्निक। मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताती रहती हूँ, तो प्लीज उनको फॉलो भी किया करो। मैंने नीट 2026 वाली स्ट्रेटेजी में भी बताई थी, ट्रैफिक लाइट मेथड बताया ना, ठीक है। तो ये रिवीजन की एक टेक्निक है। तो आपने एक चैप्टर आज कर लिया तो उसे अगले दिन उस रिवीजन शीट से या एनसीईआरटी से रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर 5th डे, एंड फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज करो। ये सच में रिवीजन के लिए जरूरी है, वरना आपने एक चैप्टर में इतनी मेहनत करी है और आप उसे रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ चैप्टर्स के साथ जो मैंने 11th में करे थे, फिर मैंने 12th में उन्हें रिवाइज ही नहीं किया, कभी नहीं किया, मैंने भूल गई थी, फिर मुझे एनसीईआरटी वगैरह सब दोबारा करना पड़ा था रिवाइज, ठीक है। तो इस टेक्निक को प्लीज जरूर फॉलो करो। आप एक नोटबुक ले लो, एक डायरी, आज आपने जो चैप्टर किया ना उसको लिख लो, इस डेट को मुझे रिवाइज करना है, इस डेट को करना है, उसको खोल खोल के देखते रहा करो, आज ये डेट है, आज मुझे क्या क्या रिवाइज करना था, आज क्या क्या काम करना था। तो एक नोट बनाओ कि मैंने ये चैप्टर आज किया था, ये कब किया था, ये कब रिवाइज करना है, ये सब चीजें नोट डाउन करो, ताकि आपको हेल्प मिलेगी रिविजन में और तैयारी करने में। तो ओके, तो अपनी 11th ऐसे कंप्लीट करो, और 12th ऑल्सो इन फ्यूचर, ये पॉइंट आपको 12th में भी काम आएंगे। जब 12th स्टार्ट होगी तब भी आपके पास टाइम होगा कि 12th करने का, जब 12th हो रही होगी तब उन चैप्टर्स को ऐसे ऐसे करो। स्टार्ट विद द करंटली गोइंग चैप्टर, जो भी अभी चल रहा है ना क्लास में, उससे करो। और बैकलॉग्स बच्चे पूछे थे जो, तो मैंने बोला जो अभी चैप्टर रहा है उससे करो, जो पीछे रह गया उसका क्या,
तो उन बैकलॉग्स के लिए एक अलग दिन बनाओ। तो आप अपना टाइम टेबल वगैरह कैसे बनाओ, तो मैंने इस वीडियो में अपना टाइम टेबल आपको बताया था। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो कि बैकलॉग का भी दिन बनाना होता है। या तो आप एक दिन फिक्स कर लो, संडे को मैं रिवाइज करूंगी या फ्राइडे को बैकलॉग का ही दिन बना लो, उस दिन बैकलॉग के चैप्टर्स करो। ऐसा कुछ एक रफ शेड्यूल अपना जरूर बनाओ। फर्स्टली रफ शेड्यूल बनाओ। मैं कह रही बहुत पक्का टाइम टेबल बनाओ, किसी को फॉलो करना है, फॉलो नहीं हुआ तो मैं तो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक रफ सा शेड्यूल बनाओ कि इस दिन मुझे बैकलॉग करना है, इस दिन मुझे चैप्टर करना है, फिर इस दिन मुझे चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसे एक अपना रफ शेड्यूल बनाओ। देखो 11th बहुत ही गोल्डन क्लास है, इसको आप अच्छे से कर लोगे ना। 11th से नीट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 11th 12th से बड़ी भी है, एंड बायो तो सिग्निफिकेंटली बड़ी है 11th की। 12th की तो बहुत छोटी सी बायो है, जूलॉजी में 4-5 चैप्टर हैं और बॉटनी में भी। बायो ज्यादा बड़ी नहीं है 12th की, 11th से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 11th काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे प्लीज फोकस करके करोगे ना, सच में आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी बन जाएगी, सच में। सो प्लीज फॉलो ऑल दिस एडवाइस एंड स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, आप उससे भी बार बार देख सकते हो। आप चीजें कुछ पॉइंट्स भूल जाओ कि मैं क्या करूं, क्या करना था, तो आप वीडियो से भी देख सकते हो और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। तो डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Okay, so all the best for your journey, all the very best for your preparation, and stay tuned for more videos. Next video में मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल और नीट को कैसे मैनेज करें, इसके बहुत कमेंट्स आए थे, एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी भी जल्दी, अभी उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है कि। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, आप बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हो, थैंक यू so much for that. And thank you for watching. I hope it helps you, and please follow my advice. So, bye bye and stay tuned.